हे गाइस, आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ये एक ऐसा सम्राट है जो स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री भी है। ब्रोगन ने ये कथन किसके बारे में कहा है? यानी आपको बताना है, एक ऐसा सम्राट है जो स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री भी है। ये ब्रोगन ने किसके बारे में कहा है? ऑप्शन है अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति या स्विट्जरलैंड के चांसलर के बारे में। तो गाइस, जिनको भी आता है अपना ऑप्शन जरूर लगाना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 ए हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर ये ब्रोगन कौन है? ब्रोगन एक फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक और इतिहासकार है। इनका जन्म 1789 और 1860 में उनका देहांत हुआ। ब्रोगन ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका ये बुक 1835 में लिखा था, जिसमें उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र की प्रशंसा की। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिकी लोकतंत्र सफल रहा क्योंकि ये स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। चलो आगे देख लेते हैं। किस देश को न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था वाला सबसे प्रमुख देश कहा जा सकता है? ठीक है, जिनको भी पता है कमेंट करना। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या फिर स्विट्जरलैंड। तो किस देश को न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था वाला सबसे प्रमुख देश कहा जा सकता है, यानी कि सबसे पहला देश कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है अमेरिका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका। सर अमेरिका को ही क्यों, कोई और देश क्यों नहीं? हाँ देखो, मारवाड़ी बनाम मेडिसिन नामक एक ऐतिहासिक बुक लिखा गया था। जॉन मार्शल द्वारा ये बुक लिखा गया था। ठीक है, और जॉन मार्शल कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे अमेरिका के। ये बुक कब लिखा गया था? तो 1803 में लिखा गया था। और इसमें काफ़ी कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किस तरह से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को कितना पावर दिया गया है। ठीक है, क्या क्या उसके पास पावर है, जो कि और देश में देखने को नहीं मिलता है। तो इसी तथ्य के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि अमेरिका न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था वाला एक प्रमुख देश है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है? आप लोग को अगर पता है तो कमेंट जरूर करना। तो ये आवश्यक है न्यायपालिकों का निश्चित और दीर्घ कार्यकाल। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो आवश्यक है, जो मुख्य है, वो क्या है? एक निश्चित हो। ठीक है, जो भी न्यायपालिका है वो निश्चित हो और उनका कार्यकाल लंबा हो। ठीक है, तभी तो कोई भी सही निर्णय ले पाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर 2-2 साल में अगर जज चेंज होता रहेगा तो क्या होगा? कोई भी केस का सही से निर्णय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी कारण न्यायाधीशों का निश्चित और दीर्घ कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। अगला है आदर्शवादी विचारक नहीं है, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है। कांट, ग्रीन, जेएस मिल या हीगल। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आदर्शवादी विचारक कौन नहीं है? तो ये नहीं है जेएस मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी मारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सर जेएस मिल कौन था और इनका पूरा नाम क्या है? तो देखो, जेएस मिल जिनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, ध्यान रखना, जॉन स्टुअर्ट मिल है। यह एक प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक, राजनीतिक अर्थशास्त्री, राजनेता और सिविल सेवक के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। ठीक है, वह 19वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है। किसे? जॉन स्टुअर्ट मिल को। जॉन की कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखना, पहला है ऑन लिबर्टी। किसकी पुस्तक था ये पूछा जाता है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल की थी। ठीक है, कब लिखा गया था? 1859 में। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये भी जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा था 1848 में। द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, ये 1869 में लिखा गया था। ये जो दो बुक है, ऑन लिबर्टी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखना, दोनों बुक के बारे में पूछा जाता है किसके द्वारा ये लिखा गया था। चलो अगला देख लेते हैं। किसका राजनीतिक दर्शन उदारवाद और आदर्शवाद का अद्भुत मिश्रण है? ठीक है, किसका राजनीतिक दर्शन उदारवाद और आदर्शवाद का अद्भुत मिश्रण है? तो यह है टीएच ग्रीन का। ठीक है, टीएच ग्रीन का ये अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। सर टीएच ग्रीन का पूरा नाम क्या है? तो देखो, टीएच ग्रीन का जो पूरा नाम है थॉमसन हिल ग्रीन है। ठीक है, थॉमसन हिल ग्रीन ये 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। ये ब्रिटिश आदर्शवादी आंदोलन के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। इनका कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि काफ़ी प्रचलित है, जिसमें है प्रोलेगोमिना टू इथिक्स, जो कि 1883 में लिखी गई थी। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो कि 1882 में लिखा गया था। द वर्क ऑफ थॉमसन हिल ग्रीन, ये कुछ रचनाएं हैं जो कि काफ़ी प्रचलित है। चलो अगला देख लेते हैं। परंपरागत उदारवाद का प्रारंभिक रूप कहाँ विकसित हुआ? यानी आपको बताना है कि परंपरागत उदारवाद का जो प्रारंभिक रूप विकसित हुआ वह कहाँ हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस? जिनको भी आता है कमेंट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सर अगर एग्जाम में आ जाएगा कि कब हुआ तो
तो ये हुआ था 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच, ठीक है। ये विकसित हुआ था 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच। इसका जो मुख्य आधार था वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे, न्याय, समानता और कानून का शासन था, ठीक है। अगला है भारत एकल कार्यपालिका का कौन सा रूप है। तो भारत एकल कार्यपालिका का कौन सा रूप है, जिनको भी आता है कमेंट करो। तो ये है एकल कार्यपालिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंगल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य है, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो तात्पर्य है वह इनमें से क्या है। तो ये है न्यायाधीशों का न्याय क्षेत्र में स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के आधार पर कार्य करना, ठीक है। न्यायाधीशों का जो न्याय है, न्याय क्षेत्र है, उसमें स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष आधार पर जो कार्य करना है, इसी को न्यायपालिका का स्वतंत्रता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के नैतिक संगठन है जिसका कार्य है नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को बाधित करना। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, यानी कि ऐसा किसने कहा था कि राज्य नैतिक संगठन है जिसका कार्य नैतिक जीवन में मार्ग की बाधाओं को बाधित करना है। ऐसा किसने कहा था, जिनको भी पता है कमेंट करना। तो ये कहा था टी.एच. ग्रीन, ठीक है। देखो टी.एच. ग्रीन का मानना था कि नैतिक का जो आधार तर्क और विवेक है, उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जो कर्तव्य है कि वह दूसरों के लिए अच्छा करे और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। ऐसा टी.एच. ग्रीन का मानना था, ठीक है। देखो टी.एच. ग्रीन के बारे में कुछ तथ्य हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि 1836 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और वहाँ के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आदर्शवाद प्रत्ययवाद का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, यानी कि आदर्शवाद प्रत्ययवाद का जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, ठीक है, वह कहाँ पे हुआ, ठीक है। इंग्लैंड, रूस, जर्मनी या फिर जापान। जिनको भी पता है क्या करना है कमेंट करना है, और कमेंट कर ये भी बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर करा है खुद से, ठीक है। चलो इसका आंसर दो जिनको भी पता है। तो इसका प्रारंभ जो हुआ था ये हुआ था जर्मनी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी। तो आदर्शवाद और प्रत्ययवाद का जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ ये जर्मनी हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से करा है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।